वेद व्यास जी एक फिशर वुमन के बेटे थे। उन्होंने भागवतम जैसा महापुराण लिखा। तो क्या ये कहना जस्टिफाइड होगा कि कास्ट सिस्टम का वैदिक ओरिजिन है? हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। इस वीडियो में मैं कास्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या इसका वैदिक ओरिजिन था या नहीं। अगर वैदिक ओरिजिन नहीं था तो एक्चुअली में कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो जो मेरे मेजर सोर्सेस थे वो थी राजीव मल्होत्रा जी की बुक वर्ण जाति एंड कास्ट, ऑब्वियसली भगवद गीता, और बहुत से रिसर्च पेपर्स और स्क्रिप्चर्स जिनको मैंने ऑनलाइन रेफर किया है। तो अगर हम लोग वैदिक सिस्टम की बात करें, वैदिक सिस्टम में कहीं पे भी कास्ट वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। ये वर्ड पहली बार 1700s में पोर्टुगीज लेके आए थे। जो पोर्टुगीज थे कास्टा वर्ड वो लोग यूज़ करते थे सोशल हायरार्की को डिनोट करने के लिए। उस जो भी रिलायबल सोर्सेज है अगर हम उन्हें देखें तो इससे पहले कभी भी कास्ट वर्ड का कोई रेफरेंस नहीं था। अगर वैदिक सिस्टम की बात करें, वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, तो वहाँ पे वर्णाश्रम सिस्टम था, जिसको आजकल कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम का यही मेन ओरिजिन बना, यही सोर्स है कास्ट सिस्टम का। तो चलिए वर्णाश्रम सिस्टम को देखते हैं। वैदिक सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर था, उस सोशल स्ट्रक्चर का जस्ट एक पार्ट था वर्णाश्रम सिस्टम। तो अभी क्या होता है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जाता है। क्या किया गया, वर्णाश्रम सिस्टम को पुल आउट करके उसे पढ़ा जाता है। एंटायरिटी में हम नहीं देखते। कोई भी चीज़ तब तक नहीं समझ आती है जब तक हम लोग उसके ये नहीं जानते कि किस कंटेक्स्ट में बनाया गया है। तो मैं पहले कंटेक्स्ट बताना चाहूँगी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उस सोशल स्ट्रक्चर का पर्पस क्या था जो कि वैदिक सिस्टम में था। तो बेसिकली जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो अपने ह्यूमन लाइफ का गोल पूरा करें। अब आज के टाइम में तो ह्यूमन लाइफ किस लिए है ये तो कईयों को नहीं पता रहता है। मैंने लॉज में मास्टर्स कर लिया है, लेकिन मुझे आज तक किसी कॉलेज स्कूल में ये तो नहीं पढ़ाया गया कि इस मनुष्य शरीर का क्या पर्पस है, क्या गोल है। लेकिन जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उधर बताया गया हमें कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका पर्पस होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में 4 चीज़ें आती हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि जो बर्थ और डेथ का साइकिल है उससे बाहर निकलना, और ये जो सोल है वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था वो सिर्फ इस हमारी मटेरियल बॉडी से रिलेटेड नहीं था, वो मेजरली हमारे सोल पे फोकस करता था। और सोल मैटर नहीं करता मेल है फीमेल है, कुछ मैटर नहीं करता क्या रिलीजन, नो, वो सोल के बारे में बात करता था। तो जो सोल है जिसके पार्ट एंड पार्सल है उस सुप्रीम पर्सनालिटी का इटर्नल शेल्टर लेना। मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का ज़रूर से रेफरेंस देना चाहूँगी। वेद व्यास जी ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि ने ये रिकमेंड किया कि आपने भगवान और उनके भक्तों को इनफ ग्लोरीफाई नहीं किया है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था। और श्रीमद् भागवतम में ये ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान चले गए थे तो धर्म ने शरण श्रीमद् भागवतम के लिए। तो उसके हिसाब से जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस है वो ये है कि जो हमारा सोल है उसे हम लोग सुप्रीम सोल, सुपर सोल, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान है, उनसे कनेक्ट कर सके भक्ति योग के थ्रू, उनको सर्व कर सके। और अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम को पढ़ें तो उसमें एक वर्स है: न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि। तो यहाँ पे इस वर्स से ये पता चलता है कि इससे भी लिबरेशन नहीं चाहिए बर्थ और डेथ से, बट क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान की डिवोशनल सर्विस चाहिए, बर्थ आफ्टर बर्थ। तो यही बेसिकली जो था पर्पस है ह्यूमन लाइफ का। तो इसी पर्पस को अचीव करने के लिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था। और लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी तो किसी को ह्यूमन लाइफ का पर्पस ही नहीं पता, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, हम बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या होता है, ये जो वर्ड है ये व्री वर्ड से आए। इसका मतलब क्या होता है, इनहेरेंट क्वालिटीज़। तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सन उसकी ऑक्यूपेशन होगी उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक कुछ रिसर्च पढ़ रही थी, वहाँ उस रिसर्च के सर्वे था एक, उसमें मुझे ये पता चलता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो है अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, लेवल ऑफ अनसेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है।
अब वो कहीं पे भी हो, छोड़ो सर्वे छोड़ो, आप अपने आसपास ही लोगों से पूछ लें कि कौन कितना सेटिस्फाइड है अपने जॉब से या जो वो काम कर रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे वो लोग सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। सबको एक जैसी एजुकेशन दी जा रही है तो सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन वर्ण सिस्टम जो था वो हमारा ऐसा नहीं था। जिसकी जो क्वालिटीज थी उस हिसाब से काम करता था। अगर किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जिसके स्क्रिप्चर से बहुत इंटरेस्ट था, तो ब्राह्मण कहलाता था। जिसकी रूलिंग पावर थी, जो रूल कर सकता था, कंट्री चला सकता था, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे। और जो बिजनेस क्लास थी वो वैश्य में आते थे, और जो वर्किंग क्लास थी वो शूद्र कैटेगरी में आते थे। तो सब जैसे आजकल कहते हैं ना, दिस इज माई साइकी, दिस इज मैचिंग माई वाइब, है ना, दिस इज माई साइकोफिजिकल नेचर, यही सब तो चीजें थी, यही तो वर्ण था जिसको हमने कास्ट का नाम दे दिया। फिर बात करते हैं आश्रम की। अब वर्ण था कि हम लोग सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आश्रम था वो था कि क्या स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ में। तो सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब पूरा सेलिबसी का पालन करना, और उस दौरान जो भी स्टूडेंट रहता है वो बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करता है। फिर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है। वहां पे हिल बी हैविंग अ फैमिली, और वहां पे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन वो ये नहीं भूलते कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका क्या गोल है। उसका गोल क्या है? ये जो सर्कल है लाइफ और डेथ का, इससे बाहर निकलना, और जो एटर्नल शेल्टर लेना सुप्रीम पर्सनैलिटी का। तो उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो होता है वानप्रस्थ का स्टेज। वानप्रस्थ का स्टेज क्या होता है? धीरे धीरे सोसाइटी से विड्रॉ करने लग जाते हैं, और लास्टली संन्यास ले लेना, और उस पर्पज को फुलफिल करना जिसके लिए ये ह्यूमन बॉडी मिली है। तो ये था हमारा वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम सिस्टम का अगर हम स्क्रिप्चर में देखें मेंशन कहाँ पे है, तो एक हमारा पुरुष सूक्त है ऋग्वेदा में, उधर मेंशन है इसके बारे में। स्पेसिफिकली वर्ण वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन वहां पे कम्युनिटी का 4 फोल्ड डिवीजन किया गया है। तो उसमें ब्राह्मण है, राजन्य है, वैश्य है और शूद्र है। मतलब जिसकी जो इनहेरेंट क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से वो काम करता था। त्रिगुण माना जाता है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये 3 गुण थे। तो ये 3 गुना के हिसाब से काम करता था जो भी ह्यूमन था, जो बेसिकली ह्यूमन लाइफ का पर्पस है उसे फुलफिल करता था। कैसे फुलफिल करता था? किसी पे कोई प्रेशर नहीं था कि यही करना है आपको, ये करना है। नो, जिसकी जैसी क्वालिटी थी, जिसका जैसा गुण था, वो उस हिसाब से ह्यूमन लाइफ के गोल को अचीव करने की कोशिश करता था। लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि मतलब ये जो है, यहाँ पे जो मैंने 4 आपको डिविजन्स बताए, इसको एक पर्सन से कंपेयर किया गया कि जो ब्राह्मण है वो हेड है ना, और जो क्षत्रिय है वो आर्म्स है, जो थाइज है वो वैश्य है, और जो फीट है वो शूद्र है। तो ये दिखाया गया कि शूद्र को लोअर माना गया है। लेकिन अब मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। जस्ट बिकॉज अगर किसी का पोजीशन लो है तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम अपनी अगर बॉडी का एग्जांपल ले तो क्या फीट की इंपॉर्टेंस नहीं है? जस्ट बिकॉज फीट अर्थ से कनेक्टेड, धरती पे चल रहा है, तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? और दूसरी चीज़, जिस पर्सन से कंपेयर किया जा रहा है ना, वो जो पर्सन है वो वर्टिकल नहीं है, दैट पर्सन इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे तो कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्या चीज़ ऊपर है, और मतलब कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, किसको कम इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो जो जिस पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हो, पर्सन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। फिर और भी एक उपनिषद है, जैसे बृहद्रण्यक्या उपनिषद। वहाँ पे क्या किया गया है? वहाँ पे सीजन्स को ऐसे ही कॉस्मिक पर्सन से कंपेयर किया गया है। तो क्या कोई सीजन हम लोग कह देंगे कि बेकार है, कोई सीजन अच्छा है? एवरी सीजन हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। और ये क्या था? जो वर्णाश्रम सिस्टम था, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करता था। अगर हमने लियोन डुगुड के बारे में अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो लियोन डुगुड क्या कहते थे? जैसे मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लियोन डुगुड ये कहते थे कि उसी लॉ को अच्छा माना जाएगा जो कि इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, वो लॉ बेकार माना जाएगा जो कि सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। तो वर्णाश्रम सिस्टम हमारा ऐसा ही तो था, वो इंटरडिपेंडेंसी ही तो क्रिएट कर रहा था। फिर हम लोग देखते हैं वज्रसूची का उपनिषद। वहाँ पे तो क्लियरली कहा गया कि जो भी ईगो है, जो भी डिस्ट्रैक्शन ये सब आ रहे हैं ना, इन सबको साइड रख के हम लोग को सुप्रीम पे मेडिटेट करना चाहिए। मतलब जो एक ह्यूमन लाइफ का पर्पस है उसे अचीव करना चाहिए। मतलब कितना क्लियरली सारी चीज़ लिखी गई थी, इतने बढ़िया से सिस्टम डिज़ाइन किया गया था ना, फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका अच्छी क्वालिटीज़ हैं, किसकी बुरी क्वालिटीज़ हैं। जो गोल है ह्यूमन लाइफ को, उसे सब अचीव कर सके, इस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। ऐसा तो हमारे स्कूल का करिकुलम नहीं होता, कॉलेज का करिकुलम नहीं होता कि सब बच्चा पास हो जाए। एनी हाउ, उसके बाद हम लोग भगवद गीता, भागवतम, जिसे अमल पुराण कहा जाता है, महापुराण,
अगर उसकी भी बात करें तो नारद मुनि साफ कहते हैं कि ये जो भी हमारा डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो बाय बर्थ नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुनाज है, उसके हिसाब से बताया जाता है। फिर हम लोग अगर महाभारत में देखें, शांति पर्व, वान पर्व, उद्योग पर्व, इन सब जगह क्या कहा जाता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हर जगह ये बात कही जाती है कि कोई भी इंसान, ये जो 4 डिविजन्स हैं वो किस हिसाब से है, वो डिविजन्स बर्थ के हिसाब से नहीं होते हैं, वो उसके करेक्टर के हिसाब से होते हैं। अगर कोई बाय बर्थ ब्राह्मण है बट उसकी जो क्वालिटीज़ है उसे मेंटेन नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, हिल फॉल इनटू अदर कैटेगरीज, जो कि क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र हो सकता है, वैश्य हो सकता है, एनीथिंग। या फिर कोई अगर शूद्र बॉर्न हुआ है बट अगर अपनी क्वालिटीज़ को एलिवेट कर लेता है, लाइक रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड ऑल दिस, तो वो क्या बन जाएगा, वो ब्राह्मण बन सकता है। तो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, जो उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से डिवीजन में फॉल करेगा। इससे नहीं डिसाइड किया जाएगा कि वो बाय बर्थ क्या था। और अगर हम लोग पहला सिस्टम देखो और आज का सिस्टम कंपेयर करें, आई एम सेइंग इट ऑन अ लाइटर नोट, बट अगर पहले के सिस्टम को कंपेयर करें तो जिन लोगों को पेमेंट मिलता था, वो काम करते थे, वो लोग शूद्र कहलाते थे। तो अभी के टाइम में तो पूरा ही सिस्टम ऐसे हो चुका है, तो मेजॉरिटी नाउ शूद्र हैं। इट डजेंट मैटर कि कौन क्या टाइटल कैरी कर रहा है। तो उस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन था, ठीक है। इट वॉज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। अब हम लोग आगे चले, शुक्र नीति, ब्रह्म पुराण, वहाँ पे भी यही बातें लिखी गई हैं कि बाय बर्थ कुछ नहीं था। साफ साफ ये चीज़ कही जा रही है कि बाय बर्थ नहीं था, बट वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, क्या वो चीज़ें फॉलो कर रहा है, क्या वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, तो इसको, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, धर्मशास्त्र, वेदास और उपनिषद में डिफरेंसेस है। धर्मशास्त्र इतना अथॉरिटेटिव नहीं है जितने वेदास और उपनिषद है। और अगर हम लोग, जैसे कहा जाता है कि मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मण्स को लेकर ज़्यादा फेवरेबल है, वो किस पर्टिकुलर क्लास को लो दिखाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो धर्मशास्त्र है उनका जो रिलेवेंस है, मतलब उनकी अथॉरिटेटिव वैल्यू इतनी नहीं है जितनी कि वेदास और पुराणस की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मनुस्मृति को पढ़ा जाए तो उसमें खुद ये बात लिखी गई है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि ठीक नहीं लगता है, तो उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और महात्मा गांधी भी मनुस्मृति का एक कोट बहुत ज़्यादा बोलते थे, विच इज़ नॉट अपीलिंग टू द हार्ट, उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इसकी खुद से कोई अथॉरिटेटिव वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़, जैसे बोला जाता है ना ब्राह्मणों को फेवर किया जाता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी मनुस्मृति के। पहली चीज़, जैसे जो थेफ्ट की पनिशमेंट होती थी ना, जो ब्राह्मण होता था उसके लिए सबसे ज़्यादा होती थी। अराउंड 128 टाइम्स जो था ब्राह्मण को पे करना पड़ता था, जो भी उसने चोरी करे, जितना भी थेफ्ट अमाउंट था ना उसका 128 टाइम्स ब्राह्मण को पे करना पड़ता था, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को पे करना पड़ता था। उसके बाद ब्राह्मण कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था, लाइक कोई चीज़ सेल करने का। अगर ब्राह्मण ने 3 दिन मिल्क सेल कर दिया तो ब्राह्मण विल बिकम अ शूद्र। 11वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ही रिनोन्ड मुस्लिम स्कॉलर थे अल बिरूनी, उन्होंने अपनी किताब उल हिंद में उन्होंने बात लिखी थी कि जो लैंडिंग वाला चीज़ था ना, इंटरेस्ट पे लैंडिंग करना, ये ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं था। उसके बाद हम लोग ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं कि ऐसे, मतलब ये जो कहा जाता है कि मनुस्मृति ब्राह्मण्स को लेके फेवरेबल था, बट मुझे लगता है कि एविडेंसेस सफिशिएंट है ये दिखाने के लिए कि इट वाज नॉट फेवरेबल टू ब्राह्मण्स। और मैंने धर्मशास्त्र का आपको अथॉरिटेटिव वैल्यू ऑलरेडी बता दिया है। अब आगे चले, हम लोग अनटचेबिलिटी की बात आती है। तो जो अनटचेबिलिटी है, कुछ ऐसे प्रोफेशन थे जो कि ह्यूमन लाइफ का जो मेन गोल था उससे अलाइंड नहीं थे। जैसे कि बचरी का जो काम हो गया, जो बचर का काम करते थे, कसाई का काम करते थे, तो कुछ चीज़ें अलाइंड नहीं थी। अत्रि ऋषि ने इसके बारे में काफ़ी बताया है, उन्होंने साफ चीज़ बोली, मतलब इससे कोई चीज़ टेंट नहीं होती थी, लेकिन ये होता था कि डिस्टेंस बनाया जाता था, क्योंकि जो मेन पर्पस है ह्यूमन लाइफ का उसे नहीं मेंटेन किया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अनटचेबिलिटी हाइजीनिक पर्पस भी था। मतलब मैंने कुछ स्कॉलर्स का पढ़ा है कि उन लोग का ये था कि हाइजीनिक पर्पस भी था। उस टाइम इस तरीके का हाइजीन नहीं था, तो क्या होता था, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा जाता था। जैसे कि क्या होता था, डेथ होती है फैमिलीज़ में, तो क्या होता था कि लोग अवॉइड करते थे जाना, वहाँ पे अवॉइड करते थे जाना। तो रीज़न ये नहीं था कि डिस्क्रिमिनेट करना, ऐसा कुछ करना, बट कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था कि इट वॉज हाइजीन पर्पस एज वेल।
तो ये था बेसिकली हमारा अनटचेबिलिटी के बारे में। अब तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी, यहाँ तक था हमारा वर्ण सिस्टम, और वो मतलब तब तक लोग जो थे अलाइंड थे, लोग कॉन्शियस थे इस बारे में कि जो ह्यूमन लाइफ मिला इसका गोल है उसे अचीव करना है। लेकिन आगे क्या होता है, धीरे धीरे जाति डेवलप होती है, सीधे कास्ट नहीं आया था, पहले जाति आती है। जाति क्या होता है, कास्ट सिस्टम पे बेस नहीं था, मतलब उनका एक अपना एक ग्रुप था, वो लोग क्या करते थे उसी में वो लोग, उनके थोड़े सेम से ट्रेडिशन हो गए, सेम से वो चीज़ें फॉलो करते थे, आपस में वो लोग शादी करते थे, उसी जाति में शादी करते थे। आई थिंक ये चीज़ अभी भी कैरी ऑन हो रही है। तो पर जो भी था ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हुआ था, मतलब ऐसा बहुत रिजिड नहीं था, फ्लूइड था। तो अगर हम लोग आज के प्रेजेंट डे कास्ट सिस्टम को और जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था जिसे ओरिजिन कहा जाता है कास्ट सिस्टम का, उससे कंपेयर करें तो बहुत से डिफरेंसेस है, लेकिन मैं कुछ डिफरेंसेस गिनाना चाहूँगी। पहली चीज़, कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, वो बाय बर्थ डिसाइड हो चुका है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वर्णाश्रम सिस्टम की बात करें, जो वर्ण था वो कभी भी चेंज हो सकता था। जैसे मैंने आपको एक सफिशिएंट एग्जांपल दिया, सबसे बड़ा एग्जांपल वेद व्यास का दिया। इनफैक्ट वो भी छोड़ो, अगर हम लोग कृष्णा का ही एग्जाम्पल ले, भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले, तो वो एक उनको किन्होंने पाला पोसा, उनको एक वैश्य फैमिली ने पाला पोसा, उन्होंने रूल किया। कैसे उन्होंने रूल किया? एज ए क्षत्रिय उन्होंने रूल किया। जब अर्जुन के सारथी बने तब उन्होंने शूद्र का काम किया, और जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया तो वो ब्राह्मण कहलाए। तो बेसिकली उन्होंने सारे काम किए, तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है कि शूद्र का काम छोटा है। जब खुद जो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं अगर वो सारे काम कर सकते तो हम कैसे कह सकते कोई काम बड़ा है या कोई काम छोटा है, कोई पर्टिकुलर डिवीजन बड़ा है या कोई पर्टिकुलर डिवीजन छोटा है। तो जो सबसे मेजर बात है वो ये बात है कि वर्ण सिस्टम बहुत ही ओपन था, आप कभी भी कोई सा भी डिवीजन में आप जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गुनास, डिपेंडिंग अपॉन योर करेक्टरिस्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि वो बाय बर्थ नहीं डिसाइड होता था, जैसे मैंने आपको बताया। वो कैसे डिसाइड होता था? वो डिसाइड होता था अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, देयर गुनास। और उस टाइम जो था इसको वोट बैंक के तरीके से नहीं यूज़ किया जाता था, है ना। अभी का जो कास्ट सिस्टम है उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका पर्पस ये नहीं है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका गोल अचीव करना। आजकल के कास्ट सिस्टम में तो ह्यूमन लाइफ का गोल ही नहीं पता चलेगा, तो ह्यूमन लाइफ का गोल तो अचीव करना तो बड़ी ही दूर की बात है, अभी तो यही पता चल जाएगी गोल ही क्या है। तो ये था मेजर डिफरेंस कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने उस सर्वे के बारे में बताया, या सर्वे छोड़ा, आप खुद से ही आप पूछो कितने लोग आप जो सेटिस्फाइड हो जो आप काम कर रहे हो, ये कैसे हुआ? ये कास्ट सिस्टम में चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही जो वर्णाश्रम सिस्टम था वहाँ पे क्या था, लोगों को सेटिस्फेक्शन था जो काम करते थे, क्योंकि उनकी साइकी से मैच करता था, उनका साइको फिजिकल नेचर था, उनका वाइब मैच करता था। तो ये जो हमारा वर्णा के बेसिस पे डिवीजन था ना, मतलब ये ऑथराइज था, स्क्रिप्चर्स में था, लेकिन कास्ट सिस्टम कहीं पे भी ऑथराइज नहीं था, वो अपने आप क्रिएट हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। क्या होने लग गया कि जो किंग्स थे उनकी आपस में लड़ाई होने लग गई, किसी को अपना ज़्यादा पावर दिखाना था, उन लोगों ने जो उनके गुरु के जो एडवाइस थे उसे निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग जो थे मतलब जो वैश्य थे अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानने लग गए थे, और वो शूद्र को बहुत ज़्यादा दबाने लग गए थे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। अब इस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ कि हमारा वर्णाश्रम सिस्टम लॉस्ट होने लग गया। फिर मैंने आपको बताया कि जाति वाली चीज़ डेवलप होने लग गई। तब भी कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं हुआ था उस टाइम, तब भी सिस्टम फ्लूइड था। जाति मैंने जैसे आपको बताया वही लोग आते थे जिनकी थोड़ी सेम हैबिट्स हैं, सेम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सेम ईटिंग हैबिट्स हैं, सेम क्लोथिंग है, आपस में ही वो लोग शादी करते थे, लेकिन अभी भी चीज़ें जो थी फ्लूइड थी। फिर अब हम लोग बात करते हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड की। तो सुजैन बेली जो है उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली कि उस समय भी जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो था तो, लेकिन लोग उसे उतना तवज्जो नहीं देते थे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लोगों के लिए कि हाँ ये कास्ट सिस्टम है, आई बिलोंग टू दिस कास्ट, आई बिलोंग टू दैट कास्ट। आ चुका था लेकिन अभी भी लोग उसे इतना तवज्जो नहीं देते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, उससे ही अपने आप को गवर्न नहीं कर रहे थे। अभी फिर भी चीज़ें ठीक थी। फिर अब बात करते हैं मीडिएवल पीरियड के, इस्लामिक सल्तनट्स और मुगल पीरियड की। तो यहाँ पे जमाल मलिक है, वो ये बात लिखते हैं कि जब इस्लाम इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था उससे पहले क्या हुआ था, इस्लाम के अंदर कास्ट आ चुके थे, कास्ट सिस्टम बन चुका था। तो ऑब्वियसली वो तो वैदिक सिस्टम से नहीं इंस्पायर्ड थे ना, बट स्टिल देयर वाज अ कास्ट सिस्टम। तो ये कहना है कि वो वहीं से कास्ट सिस्टम आया है,
आई डोंट थिंक सो इट विल बी जस्टिफाइड। एनी हाउ, हम आगे और चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे कास्ट सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आ चुका था, इस्लाम जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो कई कई जगह लिख दिया गया था कि ये पर्टिकुलर कास्ट जो है इससे सुपीरियर है, और ऐसे ऐसे करके लिख दिया गया था। इनफैक्ट उसे तो कुरान से भी वैलिडेट करने की कोशिश करी गई थी। फिर जो एक इमरान हबीब है, जो इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बात क्लियरली लिखी कि जैसे ये बात तो क्लियर थी कि कास्ट सिस्टम आ चुका था। अब जो नॉन मुस्लिम से जो उस टाइम टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था ना, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता था, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जिससे क्या हुआ कि ग्रुपिज्म हो गया और कास्ट सिस्टम बनने लग गया। फिर जब हम लेटर मिडिवल पीरियड की बात करें तो उधर भी सुजैन बेली ये बात बताते हैं कि ये चीज़ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन क्या वो 3 चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया। उस समय क्या हुआ, 3 चीज़ों के बीच में टसल चलने लग गई। एक प्रीस्ट्री क्लास, ठीक है, उसके बाद दूसरा आर्म्ड एसेटिक्स, और तीसरा किंगशिप। इन 3 चीज़ों के बीच में एक लड़ाई चलने लग गई। सब एक दूसरे को क्या करने लग गए थे कि सुप्रीम मतलब बताना चाह रहे थे। अब क्या हुआ, उस समय लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई, इतना थ्रेट था, बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी, इतना प्रेशर था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ग्रुप्स बने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और जो बाहर से इन्वेजन अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी उनके ऊपर जितना भी अत्याचार या जो चीज़ें हो रही थी उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके ग्रुप्स बने। तो धीरे धीरे वो क्या होने लगे, क्रिस्टलाइज होने लग गए। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, पहले अलग अलग कोई लॉज नहीं हुआ करते थे। आज भी हमारे पास हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, पहले अलग नहीं था। वो लोग क्या करने लगे, लॉज को कोडिफाई करने लग गए। और जैसे लॉज का कोडिफिकेशन हुआ, वहाँ पे अपने आप डिवीजन क्रिएट होने लग गया, हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ ना थोड़ा सा कि कास्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कहाँ से हुआ, अगर एक जगह ट्रेस करें तो जो लेटर मुगल पीरियड था वहाँ से वो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब जैसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अब जब ब्रिटिश राज आए तो उन्होंने तो धमाके पे धमाका किया। सबसे पहली चीज़ उन लोगों ने क्या किया, 1881 वाला सेंसस किया। अब वो सेंसस उन लोगों ने किस हिसाब से किया, सेंसस उन लोगों ने किया था जाति के हिसाब से किया। ये जो प्रेजेंट एक कास्ट सिस्टम दिख रहा है ना, वो ब्रिटिशर से कैसे क्रिएट किया, उन लोगों ने जाति के हिसाब से उसे क्रिएट किया। 1891 वाला जो सेंसस था उसमें उन्होंने 60 सब ग्रुप्स बनाए। वो सब ग्रुप्स किसके ऊपर बेस्ड थे, जातीज के ऊपर बेस्ड थे। उसको उन लोगों ने फर्दर और 6 कैटेगरीज में बांट रखा था। और मतलब सुजैन बेली तो ये भी बात कहते हैं कि उन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन किया था ना, जैसे जूलॉजिकल और बोटानिकल क्लासिफिकेशन नहीं होता, जाति के बेसिस पे उन लोगों ने ऐसा क्लासिफिकेशन कर रखा था। फिर क्या करते थे, जाति के हिसाब से ही देखते थे कौन किस काम के लिए सुटेबल है, किसको कहाँ पे रखना चाहिए, किसको कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। उस हिसाब से उन लोगों ने टैक्स भी डिसाइड कर रखा था कि किसको कितना टैक्स देना है, किसको कितना टैक्स नहीं देना है। अब जब काफ़ी सा डिस्क्रिमिनेशन मिला, लोगों ने काफ़ी अपोज किया, तो जो 1920 वाला जो समय था ना, उससे थोड़े समय से पहले लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करने लग गए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो इनके हिसाब से हायर थे, सुपीरियर थे, जाति जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखने लग गए थे। तो ये उसके हिसाब से डिसाइड करते थे किसकी क्या मोरल वर्थ है, किसकी क्या प्योरिटी है। तो ऑब्वियसली जब इस तरीके से चीज़ें चल रही तो लोगों में भी तो भावना आएगी ही ना। तो वहाँ से ये जो था कास्ट सिस्टम क्या होने लग गया, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। इधर तक ही नहीं रुके थे उन लोगों का क्लासिफिकेशन। तो अगर कोई सुनेगा तो उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ये जाति वाले लोग क्रिमिनल पैदा होंगे, और अलग अलग उन लोगों ने एक्ट्स भी पास किए। उस एक्ट में उन्होंने क्या किया, उस एक्ट के अंदर वो लोग क्या करते थे कि कुछ पर्टिकुलर जाति, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के लोगों को क्लासीफाई कर लेते थे कि क्रिमिनल है, और लोगों को क्या करते थे, क्वारंटाइन करके रखते थे। क्वारंटाइन कोई नया कंसेप्ट नहीं, कोविड में ही नहीं आया था, वो ब्रिटिशर्स उस टाइम इन लोगों को क्वारंटाइन करके रखते थे। उन लोगों को मतलब आइसोलेट करके रखते थे, क्योंकि उनका ये उनको कई जगह जाने से प्रोहिबिट कर रखा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनको कुछ कुछ जगह पे जाने से प्रोहिबिट कर रखा था। उन्होंने बोल दिया था कि ये जो पर्टिकुलर जाति है, ये जो पर्टिकुलर कास्ट है, ये तो क्रिमिनल ही है। तो उनकी कई जगह इन लोगों ने क्या किया कि एंट्री ही बंद कर दी। तो इस तरीके से जो था कास्ट सिस्टम क्या होने लग गया, क्रिस्टलाइज होने लग गया। तो एलेनर नेस्बिट ये बात कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया इस कास्ट सिस्टम को लाने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ थी वो कास्ट सेंसस करके। दूसरी चीज़ उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बना दिए कि यही पर्टिकुलर जाति लैंड ओन कर सकती है, ये जात ज़्यादा लॉयल है, ये कास्ट ज़्यादा लॉयल है। और उसके बाद उन लोगों ने इतने कैटेगरीज ऑफ जाति इसको उन्होंने क्रिमिनल बना दिया था ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू। इनफैक्ट
बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमने क्रिमिनोलॉजी में एक लोम्ब्रोसो की थ्योरी पढ़ी है। वहाँ पे क्या कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स जैसे होते हैं ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के, उसके हिसाब से बोला जाता है कि जो पर्सन है वो क्रिमिनल है। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया था कि कास्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलाइज कर दिया था। एक समय पे वो नीड बना, लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन स्लोली पूरा मतलब अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, ये हमारे वीडियो का पार्ट नहीं है लेकिन मैं इसे कंक्लूडिंग लाइन पे ला रही हूँ, दैट्स आई एम सेइंग दिस। जब हम अलग हुए तो जो ऑपरेस्ड क्लास थी उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उन लोगों को मौका देने के लिए, उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए रिजर्वेशन और ऐसी चीज़ें लाई गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर वो एज ए पॉलिटिकल वोट बैंक सिस्टम की तरह कास्ट सिस्टम नहीं यूज़ हुआ होता तो वो चीज़ हट चुकी होती और आज सोसाइटी में इक्वालिटी आ चुकी होती। तो अभी भी काफ़ी लड़ाई है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इन सब चीज़ों को लेके, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम लोग ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो हमारा वैदिक सिस्टम का ओरिजिन नहीं था। एलिगेशन तुरंत लगाया जाता है कि इतने समय से ऑपरेशन सहा, ऑब्वियसली फेस किया ये जो ब्रिटिशर्स हैं, बट कहीं भी जो हमारे वीडियो का पार्ट था वो ये था कि वैदिक सिस्टम में कहीं भी कास्ट सिस्टम का ओरिजिन नहीं है। वो वर्णाश्रम सिस्टम की बात करता है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। उसमें हर कोई इंक्लूड हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड जो ये हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था उसका जो मेन पर्पस था वो ह्यूमन लाइफ के गोल को फुलफिल करना, उसे पाना था। लेकिन मैंने बताया कि आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि किसी को यही नहीं पढ़ाया जाता। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि आई हैव स्टडीड दिस मच, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये नहीं पढ़ाया गया कि ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है। ये बात मैं कहूँगी कि बहुत जगह से कास्ट सिस्टम वाली ये चीज़ जा रही है, बट अभी भी बहुत लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम है। आई माई सेल्फ हैव पर्सनली फेस दिस। बहुत जगह मैंने ही खुद ऐसी चीज़ फेस करी है। जस्ट बिकॉज आई कैरी द सरनेम ऑफ ए ब्राह्मण, आई हैव ऑल्सो फेस मैनी डिस्क्रिमिनेशन। आई नेवर थॉट कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट बीइंग एसोसिएटेड टू वन ऑफ द वेरी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन आई कैन से दिस थिंग कि आज भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि कास्ट सिस्टम वॉज नॉट समथिंग विच आवर वैदिक सिस्टम हैज़ गिवन अस। दिस वॉज नॉट आवर थिंग। आवर थिंग वॉज टू यूटिलाइज दिस ह्यूमन लाइफ फॉर द पर्पस जिसके लिए हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड टू टेक द इटर्नल शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम, जो कि हमारा कास्ट सिस्टम नहीं फुलफिल करता है। एंड येस, caste system has no origin to our Vedic system. This is all which we are concluding with. So thank you for watching this video. If you have any comment, any feedback, anything you want to add, you are most welcome. Thank you for watching this video. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।